हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कास्ट क्लासेज। अब बच्चों प्रपोजिशन का लास्ट लेक्चर होगा आज हमारा। जो भी बच्चे एग्जाम जिनके आने वाले हैं कुछ 10-15 दिनों के अंदर अंदर इन वीडियोस को जरूर देख के जाएंगे, ठीक है। और कोई भी एग्जाम हो तो इन वीडियोस को बिना मत जाना। जिसके अंदर इंग्लिश चाहे 4 नंबर की भी आ रही हो तो उनमें से भी 1 नंबर यहाँ से आएंगे, ठीक है। पिछले जो 4 लेक्चर्स प्रपोजिशंस के जो आपके पढ़े हैं प्ले लिस्ट में कास्ट क्लासेज चैनल के ऊपर, उन सबको देखना और उन सबको देख के ही आप नेक्स्ट डे या कोई कभी भी दिन में आपका एग्जाम होगा उनको देख के ही जाना, ठीक है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहां से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैंने सेंटेंस का जो फॉर्म है वो शॉर्ट रखा है, ज़्यादा लेंदी सेंटेंस लिखने की कोशिश नहीं करी आज के सेंटेंस वीडियो में, लेकिन समझना कि मैटर आपको उतना ही इंपॉर्टेंट मिलेगा। अब ये चाहे क्वेश्चंस बड़े लेंदी सेंटेंस में हो या छोटे सेंटेंस में हो, दैट डज नॉट मैटर। द थिंग विच मैटर इज कि आपको इंपॉर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशंस यहाँ पे मिलेंगे। और अगर इंपॉर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशंस नहीं मिलते हैं तो कुछ ऐसी वर्ब्स मिलेंगी जिनके साथ प्रीपोजिशंस नहीं आते हैं। वो आपको एग्जाम में एरर से कंफ्यूज करेंगे या फिल इन द ब्लैंक्स देंगे। मतलब कुछ किसी भी तरह से क्वेश्चन जरूर बनेगा यहाँ से, ये कन्फर्म है, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिए हुए हैं आपको, तो बिल्कुल प्रैक्टिस सेशन चल रहा है प्रपोजिशन का। तो आइए और जुड़िए और कास्ट क्लासेस चैनल के ऊपर जितने भी इंग्लिश की वीडियोज हैं, जितने भी हरियाणा जीके की है, जो भी लेक्चर्स पढ़े हुए हैं उनको लाइक करो अगर आपको अच्छे लगते हैं। वीडियोज को शुरू से एंड तक पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऑल राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यू मस्ट नॉट वॉयलेट अगेंस्ट द रूल। आपको रूल के खिलाफ वॉयलेशन नहीं करना है, ठीक है। वॉयलेट का मतलब आपको पता है, उल्लंघन, वॉयलेशन हम जो बोलते हैं। वॉयलेशन नाउन है, वॉयलेट वर्ब है। यू मस्ट नॉट वॉयलेट अगेंस्ट द रूल, आपको रूल को वॉयलेट नहीं करना है। बच्चों बात सुनना इंपॉर्टेंट है। वॉयलेट खुद हमारी वर्ब है, इसके बाद हम प्रपोजिशन कुछ भी नहीं लगाते, अगेंस्ट कभी नहीं आता। यू मस्ट नॉट वॉयलेट द रूल, ये सही है हमारा। वॉयलेट के बाद हम अगेंस्ट नहीं लगाएंगे, यानी कि कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे। समझ में आ रही है बात? क्यों नहीं लगाएंगे, वीडियो देख लेना, मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है। ओमिशन ऑफ प्रपोजिशन नाम से थंबनेल होगा विपिन चौहान सर का, आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर? यू मस्ट नॉट वॉयलेट द रूल, क्लियर। वॉयलेट अगेंस्ट कभी नहीं होता, वॉयलेट प्रपोजिशन नहीं लेता अपने साथ, ठीक है। यानी कि आपको रूल का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्लियर है। अगेंस्ट प्रपोजिशन यहाँ पे नहीं आएगा। ओमिशन ऑफ प्रपोजिशन का टॉपिक है, ओमिट किया है हमने प्रपोजिशन। ओके, सेकंड क्या है क्वेश्चन, पढ़िएगा आप लोग, पढ़ो और इसका आंसर मुझे बताओ। ही विल इन्फॉर्म टू माई फादर। जब भी हम स्पोकन इंग्लिश करते हैं तो गलती से, मैंने खुद ने सुना हुआ है, बहुत लोग गलती से इन वर्ड्स का यूज कर लेते हैं, इन प्रपोजिशन का यूज कर लेते हैं और सोचते हैं कि मैंने बड़ा अच्छा बोला, ठीक है। हालांकि स्पोकन इंग्लिश में इतना बोदर भी नहीं करेगा किसी को आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एग्जाम में बिल्कुल आपको बोदर कर जाएगा वो। क्यों? क्योंकि आपके मार्क्स कट जाएंगे और आपके नेगेटिव मार्क्स भी कटते हैं। नेगेटिव तो होता ही है ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में। ही विल इन्फॉर्म टू माई फादर, वो मेरे फादर को इन्फॉर्म कर देगा। एक बार में तो सही लग रहा है ना, ही विल इन्फॉर्म टू माई फादर, लेकिन अगेन इस वर्ड का ध्यान रखना। बोलो इन्फॉर्म, क्या है वर्ड? इन्फॉर्म। इन्फॉर्म के बाद भी आप प्रपोजिशन नहीं लगाते, कोई प्रपोजिशन नहीं आता। ही विल इन्फॉर्म माई फादर, क्या बोलेंगे? ही विल इन्फॉर्म माई फादर, आई विल इन्फॉर्म योर फादर, आई विल इन्फॉर्म योर वाइफ, ठीक है। टू प्रपोजिशन का यूज मत करना, इनफैक्ट कोई भी प्रपोजिशन का यूज मत करना, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इन्फॉर्म टू नहीं होता, सिर्फ इन्फॉर्म होता है। अब ये क्वेश्चन आपके एरर में भी आ सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं। एक ऑप्शन दिया होगा नो प्रपोजिशन का, उसमें भी आ सकते हैं, ठीक है। आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी एग्जाम जाओ तो रिस्क लेके मत जाना कि यार ये चल जाएगा, नहीं, हर चीज़ की आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे। तो इन्फॉर्म टू नहीं होता, वॉयलेट अगेंस्ट नहीं होता। थर्ड क्वेश्चन को रीड आउट करिएगा, आंसर देने का कोशिश करेंगे। क्या है आंसर? बताइए। आई वॉन्ट टू असिस्ट टू यू इन दिस मैटर, इस मैटर में मैं आपको असिस्ट करना चाहता हूँ, इस मामले में मैं आपको असिस्ट करना चाहता हूँ। पहले तो ये असिस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? असिस्ट का मतलब होता है बच्चों टू हेल्प। क्या होता है? टू हेल्प, सहायता करना चाहता हूँ। हेल्प का और मतलब होता है एड, AID, है ना, टू एड, यानी कि आपकी मदद करना चाहता हूँ। असिस्टेंस यहीं से बना है, असिस्ट से, एड से, हेल्प से। आई वॉन्ट टू असिस्ट यू इन दिस मैटर, आई वॉन्ट टू सॉरी, आई वॉन्ट टू असिस्ट टू यू। बच्चों असिस्ट के बाद भी आप प्रपोजिशन टू नहीं लगाएंगे, ठीक है। ओमिशन ऑफ प्रपोजिशन है, ओमिट किया है प्रपोजिशन को। क्यों किया है? वीडियो देख लेना, ठीक है। असिस्ट टू नहीं होता, वॉयलेट अगेंस्ट नहीं होता, इन्फॉर्म टू नहीं होता। असिस्ट के बाद भी हम कोई प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे, कोई प्रपोजिशन नहीं आएंगे, ऐसा नहीं कोई और आएगा।
I want to assist you in this matter. This would be the correct form of this sentence. ये इस correct form होगा इस sentence का. I want to assist you in this matter. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें बच्चों. 3 क्वेश्चन हो गए. 4th क्वेश्चन बताइए. पढ़ो 4th क्वेश्चन और मुझे बताओ क्या आंसर होगा उसका. I am tired with this work. यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? I am tired with this work. इस काम से मैं थक चुका हूँ. इस काम से मैं थक चुका हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आने के पूरे आसार हैं, आने के पूरे चांसेस हैं. ठीक है, बताइए बच्चों टायर्ड का मतलब क्या होगा? टायर्ड का मतलब तो सबको पता ही है. टायर्ड के साथ प्रेपोजिशन आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो क्या आएगा? आई एम टायर्ड डैश लिसनिंग टू योर सॉन्ग्स. मैं आपका सॉन्ग सुन सुन के थक चुका हूँ. आई एम टायर्ड विद नहीं होता बच्चों, टायर्ड ऑफ होता है. बहुत इंपॉर्टेंट है. टायर्ड क्या होता है? ऑफ होता है. तो विद प्रेपोजिशन ना लगा के आप बोलेंगे आई एम टायर्ड ऑफ दिस वर्क. आई एम टायर्ड ऑफ दिस वर्क. इस काम से मैं थक चुका हूँ. आई एम टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू योर सॉन्ग्स. मैं आपके गाने सुन सुन के पक चुका हूँ. आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस. मैं ये काम कर करके थक चुका हूँ. बात यहाँ तक क्लियर हो रही है? अच्छा एक छोटी बात और समझा देता हूँ आपको. टायर्ड ऑफ आता है, आप समझ गए. ठीक है, टायर्ड के बाद यहाँ पे तो दिस वर्क नाउन लगा हुआ है. बच्चों मैंने बोला आई एम टायर्ड ऑफ गो देयर. ठीक है, मैं वहां पे जाके थक चुका हूं. जाके आई एम टायर्ड ऑफ गो देयर नहीं बन रहा है ना, सेंटेंस फॉर्म नहीं आ रहा है. बताया था कभी भी प्रेपोजिशन आता है ना, प्रेपोजिशन के बाद किसके बाद बच्चों? प्रेपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करते हैं हम. क्या यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. आई एम टायर्ड ऑफ गो देयर कि आई एम टायर्ड ऑफ गोइंग देयर. क्या लगाएंगे आप बोलेंगे सर आई एम टायर्ड ऑफ गोइंग देयर. ठीक है, ये छोटी छोटी बातें भी ध्यान रखना. ये भी पूछ ली गई थी आपको एक बार हरियाणा क्लर्क के एग्जाम के अंदर. यानी कि किसी भी प्रपोजिशन के बाद अगर वर्ब आती है तो वो आईएनजी फॉर्म में आती है. इसको अपन वैसे जिरंड बोलते हैं. जिरंड वगैरह अभी आप कंफ्यूज मत हो क्या होता है. फिलहाल आप बोलना प्रपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब आती है तो वो आईएनजी. कोई भी बात बोल के देखो आप, वर्ब अगर आई प्रपोजिशन के बाद तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगी, जिरंड होगा वो. ठीक है, चलिए ओके. नाउ ही कंप्लेन्ड अपॉन मी. सही है या गलत है? उसने मेरी शिकायत करी. कंप्लेन के बाद क्या आप अपॉन का यूज करते हैं? ही कंप्लेन्ड अपॉन मी. बताइए थोड़ा. हो सकता है कंप्लेन्ड अपॉन मी? बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं. कराया है. कंप्लेन के बाद क्या प्रीपोजिशन आती है? बताया था. कंप्लेन के साथ आप अगेंस्ट लगा सकते हैं, कंप्लेन के साथ आप टू लगा सकते हैं. ठीक है, और कंप्लेन के साथ आप अबाउट लगा सकते हैं. लेकिन अपॉन तो कभी ना किसी ने सुना है ना किसी ने किया है. ठीक है, ही कंप्लेन्ड डैश मी. अगर उसने मुझसे कंप्लेन करी है तो ही कंप्लेन टू मी. मेरे खिलाफ कंप्लेन करी है तो ही कंप्लेन अगेंस्ट मी. या फिर किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन करी है, नॉन लिविंग थिंग के बारे में या पर्सन के बारे में नहीं करी तो ही कंप्लेन अबाउट दैट थिंग. तो आप कंप्लेन अगेंस्ट कब बोलते हैं? कंप्लेन अगेंस्ट समवन, किसी व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेन करना. कंप्लेन टू समवन, किसी से जाके कंप्लेन करना. कंप्लेन अबाउट समथिंग लगा लेते हैं. कंप्लेन अबाउट समथिंग, किसी चीज़ की कंप्लेन करना. ये भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. कंप्लेन से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं. मैंने मान लो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा कि सी कंप्लेन डैश द कोल्ड. उसने उसको किसकी शिकायत थी? कोल्ड की, है ना, सर्दी की शिकायत थी. अब ही कंप्लेन अगेंस्ट द कोल्ड तो हो नहीं सकता. सर्दी के खिलाफ कौन कंप्लेन करेगा? ही कंप्लेन टू द कोल्ड भी नहीं हो सकता. भाई सर्दी से जाके कौन कंप्लेन करेगा? और वैसे भी ये पर्सन के साथ अगेंस्ट टू आते हैं. यहाँ पे आप लगाएंगे ही कंप्लेन अबाउट द कोल्ड. बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है. क्या लगाएंगे? ही कंप्लेन अबाउट द कोल्ड. क्लियर है? तो मैंने आपको ये समझा दिया, तो आप अब आराम से इनके अंदर एरर ढूंढ सकते हैं. एग्जाम में हो सकता है कि देयर माइट बी अ लेंदियर सेंटेंस, थोड़ा सेंटेंस बड़ा हो, लेकिन फिलहाल समझाने के लिए इतना काफ़ी है. दैट व्हाट आर द प्रीपोजिशन दैट वी गोइंग टू यूज विद कंप्लेन वर्ड. ठीक है, कंप्लेन के साथ विल गोइंग टू यूज अगेंस्ट. ठीक है, व्हेन वी आर कंप्लेनिंग अगेंस्ट समवन वी विल गोइंग टू यूज कंप्लेन टू. When we are complaining to someone, and we can use complain about when we are complaining of something, complaining about something. जब हम किसी के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं और नॉन लिविंग थिंग होनी चाहिए वो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ठीक है, समझ में आ रही है ना बातें सारी? आपको हटा देता हूँ ये पे. ओके,
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सॉरी, तो फिफ्थ में क्या एरर हो गया बच्चों? ही कंप्लेंट अपॉन मी, नहीं आप यहाँ पे अगेंस्ट लगा लो, ही कंप्लेन अगेंस्ट मी, उसने मेरे खिलाफ शिकायत कर दी। अपॉन की जगह प्रीपोजिशन क्या आएगा? अगेंस्ट आएगा। ओके, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, कंप्लेन वाला बहुत इंपॉर्टेंट था। अब जो मैं लगा रहा हूँ वो स्टार लगा देना। छोटी छोटी वीडियो है, छोटी छोटी वीडियो में आप बिल्कुल समझना इन चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशन है बच्चों, ये क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। क्या आएगा इस? नेक्स्ट पढ़ेंगे। यू शुड, क्या है? यू शुड नॉट बॉस्ट योर मेरिट्स, आपको अपनी मेरिट्स के बारे में बॉस्ट नहीं करना चाहिए। वट डू यू नो अबाउट दिस वर्ड बॉस्ट? आपको क्या पता है बॉस्ट का मतलब? मेरिट्स का मतलब उसका उसकी अच्छाई है, उसके जो भी चीज़ अचीव किया है उसके बारे में बात हो रही है। यू शुड नॉट बॉस्ट योर मेरिट्स, क्या मतलब होगा इसका? इसका मतलब है बच्चों, पहले तो वर्ड सुनना, बॉस्ट बहुत बार मैंने देखा है और इस बार मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आने वाला है। ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चों, मेरे सारे के सारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन शब्दों की नॉलेज बहुत ज़रूरी है, तभी एग्जाम निकलेगा। बोलो, बोस्ट के साथ प्रपोजिशन आता है बच्चों बोस्ट ऑफ। क्या होता है वो? बोस्ट ऑफ। सुनना, यू शुड नॉट बोस्ट, पहले तो यहाँ पे ऑफ आएगा, ठीक है, यही गलती थी अपनी। क्या आएगा? यू शुड नॉट बॉस्ट ऑफ योर मेरिट्स, आपको अपनी मेरिट्स के बारे में ज़्यादा बॉस्ट ऑफ, ज़्यादा ढींगे नहीं हाँकनी है, समझते हो? ज़्यादा बड़बड़ा के नहीं बोलना है, मतलब ज़्यादा नहीं बोलना है। बॉस्ट ऑफ का मतलब होता है बच्चों टू ब्रैग। क्या होता है? ब्रैग। और ब्रैग का मतलब होता है डींगे हाँकना, फेंकना। क्या होता है? फेंकना। इस वर्ड को भी ध्यान रखना, कभी वोकैब में काम आएगा। बॉस्ट ऑफ का मतलब होता है टू ब्रैग। आई डोंट ब्रैग, या आप एक लाइन को बोल सकते हैं कि वी शुड नॉट ब्रैग अबाउट समथिंग दैट वी हैव नॉट अचीव्ड येट। हमें उस चीज़ों के बारे में जब तक नहीं ब्रैग करना चाहिए, जब तक नहीं बोलना चाहिए, जब तक नहीं फेंकना चाहिए जो अब तक हमने अचीव नहीं करी। अब कोई बंदा है, अभी तक कोई सिलेक्शन हुआ नहीं है उसका, और वो ब्रैग करता है सबके सामने कि यार जब मैं इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, या जब मैं इस नौकरी में लग जाऊंगा, या उस नौकरी में लग जाऊंगा तो मैं ऐसे करूंगा। अरे नहीं, ऐसे मत करा करो, ठीक है? कभी भी वी शुड नेवर ब्रैग। या फिर इस लाइन को याद रखना, यू शुड नॉट ब्रैग अबाउट समथिंग दैट यू हैव नॉट अचीव्ड। उसके बारे में कभी मत बोलो जो आपने अचीव नहीं किया है, उसके बारे में कभी फेंको मत, डींगे मत हाको, ब्रैग मत करो। या बॉस्ट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, बोलो बॉस्ट ऑफ। ये वोकैब्स है, ये आपको प्रपोजिशन के साथ बता रहा हूँ, बोस्ट ऑफ। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आएगा? यू शुड नॉट बोस्ट ऑफ योर मेरिट्स, आपको अपने मेरिट्स के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, ज़्यादा नहीं फेंकना चाहिए। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस आप लोग पढ़ेंगे। क्या आएगा बच्चों? यू मस्ट अप्लाई द जज फॉर पार्डन। इसका मतलब क्या है? आपको जज से अप्लाई करना पड़ेगा पार्डन के लिए। पार्डन का मतलब माफ़ी के लिए, ठीक है? किसी केस में अगर आप कॉन्विक्ट हो गए हो, किसी केस में यू आर फाउंड गिल्टी ऑफ समथिंग, तो आप जज के पास जाते हो, अप्लाई करते हो, किसके लिए? पार्डन के लिए। पार्डन वर्ड पहले सुन लेना, मैं एक बार ये रब कर देता हूँ, ठीक है? ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बोस्ट ऑफ, इसको बिल्कुल ध्यान रखना। ओके, तो क्या है बच्चों? नेक्स्ट मैंने बोला कि यू मस्ट अप्लाई द जज फॉर पार्डन। पहले तो ये पार्डन वर्ड का मतलब सुन लेना। पार्डन का मतलब होता है माफ़ी, ठीक है? माफ़ी का एक वर्ड और इम्पोर्टेंट वर्ड है जो वन वर्ड में आ सकता है, बोलो एमनेस्टी। क्या है वर्ड? एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब ही क्षमादान, माफ़ी मांगना। प्ली ऑफ मर्सी, मर्सी प्ले भी हम इसको बोलते हैं ना, मर्सी प्ले, दया की भावना। सो दया की भावना नहीं, दया मतलब मर्सी कर दो, हम पे दया कर दो, ठीक है? ये सब लीगल टर्म्स हैं, इनको ध्यान रखना, वैसे ही बता दिया मैंने आपको। हाँ, क्या आएगा यहाँ पे? यू मस्ट अप्लाई द जज फॉर पार्डन, आपको जज से अप्लाई करना पड़ेगा माफ़ी के लिए। क्या एरर लगा सकते हैं बताइए? यू मस्ट अप्लाई द जज फॉर पार्डन सही है या सेंटेंस गलत है? ये हटा देता हूँ मैं, थोड़ा सोच के बताओ मुझे आंसर, सही है गलत है? बच्चों अप्लाई के बाद ना आप फॉर नहीं लगाते हो। क्या नहीं लगाते हो? फॉर। यू मस्ट अप्लाई द जज फॉर पार्डन या यू मस्ट अप्लाई टू द जज। अच्छा सॉरी, ये तो सही है हमारा, अप्लाई द जज, ये इसके लिए नहीं आ रहा, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा हो गया। यू मस्ट अप्लाई द जज फॉर पार्डन, आपको जज से पार्डन के लिए अप्लाई करना है, ठीक है बच्चों? अप्लाई के साथ आपको प्रपोजिशन लगाना पड़ेगा, अप्लाई टू द जज। क्या बोलना पड़ेगा? यू मस्ट अप्लाई द जज की यू मस्ट अप्लाई टू द जज। तो आप प्रपोजिशन क्या लगाएंगे? फिक्स प्रपोजिशन बोलेंगे, अप्लाई टू समवन, ठीक है? ध्यान रखना, अप्लाई टू समवन। किसी से अगर आप कुछ चीज़ अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई टू, ये ध्यान रखें,
इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये आपको मिलने वाले हैं एग्जाम्स में। आप फ्यूचर एग्जाम्स के क्वेश्चन अपने घर बैठ के कर रहे हो, जो आपके एग्जाम में आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आपका पेपर होगा आपको ये मिलेंगे। आप बोलेंगे यार ये तो वीडियो में देखे थे हमने, विपिन सर ने हमें सब बताया कास्ट क्लासेस चैनल के ऊपर, ठीक है। हाँ, अब तो वही बात है, आई एम नॉट ब्रैगिंग, मैं ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, ये सच बात है, जेन्युइन बात है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आएंगे भी और आते रहेंगे, क्योंकि यही कुछ गिने चुने फिक्स प्रीपोजिशंस हैं। ऑल्दो we all know कि there are plenty of vocab, there are plenty of words which takes preposition with them, बहुत सारे फिक्स प्रीपोजिशंस हैं, we all know that, लेकिन कुछ लिमिटेड वर्ड्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या सभी वर्ड्स का प्रीपोजिशन हम सब कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसीलिए कुछ लिमिटेड वर्ड्स, इसलिए मैंने आपको 3-4 वीडियोस दी हैं प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस सेशन की। समझ में आ रही है बात? करिए। यू मस्ट अप्लाई टू द जज फॉर पार्डन, तो यहाँ पे क्या आएगा? अप्लाई टू आएगा। ओके, हाँ, स्टार, ठीक है। सेंटेंस चाहे लेंदी लिखा हो एग्जाम में कोई बात नहीं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी हैज मैरिड विद राम, क्या है ये? सी हैज मैरिड विद राम। बच्चों 2017 दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर एसएससी सीपीओ में ये क्वेश्चन आया था, मतलब इस वर्ड से क्वेश्चन आया था, ठीक है। वर्ड है मैरिड, उसने राम के साथ शादी की हुई है। हमें सही लगता है ना ऐसे बोलना कि आई एम मैरिड विद या मैरिड टू में हमेशा कन्फ्यूजन रहती है, तो आप पहले बोलेंगे सी हैज मैरिड विद राम, उसने राम के साथ शादी की। हिंदी में जब हम इसको बोलते हैं तो हमें लगता है कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो हमें सही लगता है वो कभी कभी गलत होता है। इनफैक्ट प्रीपोजिशन में तो वो 90% गलत होता है। हमें जो लगता है उसको पहले एनालाइज करो, उसको सोचो, तो वो मत सोचो जो आपको लगता है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ आपसे यही आपको लगना चाहिए, ठीक है। सी हैज मैरिड विद राम का क्या सही है, क्या गलत है? बच्चों मैरिड के बाद प्रीपोजिशन विद नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? विद नहीं आएगा, तो सी हैज मैरिड राम, ठीक है। या आपको कई बार बता देता हूँ, मैरिड के बाद प्रीपोजिशन बच्चों टू लगाना। क्या लगाना? टू लगाना। मैरिड टू राम, सी हैज मैरिड टू राम। विद लगेगा सही आपको, लेकिन गलत है, मैरिड टू होता है, ठीक है। मैरिड टू, कई बुक्स में कन्फ्यूजन दिया हुआ है कि सर मैरिड विद और मैरिड टू दोनों होते हैं। जब लड़का लड़की से शादी करता है तो मैरिड विद, और लड़की लड़के से करती है तो मैरिड टू। कई बुक्स आपको कन्फ्यूज करेंगी, लेकिन आप मेरी बात मान सकते हैं कि आप मैरिड के साथ सिर्फ अगर प्रीपोजिशन लगाएंगे तो वो टू लगाएंगे। शी इज मैरिड टू राम, ठीक है, या सी हैज मैरिड, ठीक है, समझ में आ रहा है? सी हैज मैरिड टू राम, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मैरिड टू। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? ही केयरफुली इन्वेस्टिगेटेड इनटू द केस, उसने केयरफुली इन्वेस्टिगेटेड क्या किया? केस का। ही केयरफुली इन्वेस्टिगेटेड इनटू द केस, ये भी मैंने आपको बताया है। बहुत शानदार वर्ड है, बोलो इन्वेस्टिगेटेड। इन्वेस्टिगेटेड में से हमें प्रीपोजिशन हटाना पड़ता है, इन्वेस्टिगेटेड इनटू नहीं होता, कुछ प्रीपोजिशन नहीं आएगा। ही केयरफुली इन्वेस्टिगेटेड द केस, इन्वेस्टिगेटेड के साथ कभी प्रीपोजिशन हम नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? ही केयरफुली इन्वेस्टिगेटेड द केस। यहाँ तक बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, क्लियर? द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग ऑन द मैटर, गलत। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, इन्वेस्टिगेट के बाद प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट, ही डज नॉट ओबे टू माई वर्ड्स, ही डज नॉट ओबे टू माई वर्ड्स, वो मेरी वर्ड्स को ओबे नहीं करते। तो बच्चों डज नॉट ओबे के बाद टू नहीं लगाएंगे हम, ही डज नॉट ओबे माई वर्ड्स, क्या बोलेंगे? ही डज नॉट ओबे माई वर्ड्स। यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? ओबे के बाद भी प्रीपोजिशन आपको नहीं लगाना। कुछ वर्ड्स मैंने आज आपको बताए, इन वर्ड्स को ध्यान रखना, इन वर्ड्स को समझना बच्चों। क्या है वर्ड? वॉयलेट, वॉयलेट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं, इन्फॉर्म के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं, असिस्ट के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं, विद के बाद सॉरी टायर्ड के बाद ऑफ आता है, कंप्लेन के बाद अगेंस्ट आता है, ठीक है, बोस्ट के बाद ऑफ आता है, ये इंपॉर्टेंट है, बोस्ट ऑफ, ठीक है, अप्लाई के बाद टू आता है, मैरिड के बाद टू आता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ नहीं आता, ओबे के बाद भी कुछ नहीं आता। तो जैसे कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने पिछले 4 जो सेशंस आपको कराए हैं, 4 जो लेक्चर्स आपको दिए हैं, उसमें मैंने आपको प्रीपोजिशन से प्रैक्टिस कराई है, यानी कि आपको फिक्स प्रीपोजिशंस कराए हैं। कुछ फ्रेजल वर्ब्स अगर रह गए हो तो बाद में करेंगे। फिलहाल आपके लिए जो एग्जाम्स आ रहे हैं इन चीज़ों में ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है।
प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द नॉर्मल क्लासेस। ये मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। तो प्रैक्टिस की क्लासेस आपको ज़्यादा करनी है, जितनी ज़्यादा हो सके। अगर आपको और प्रैक्टिस सेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए कि सर वी वांट मोर प्रैक्टिस सेशन ऑफ प्रपोजिशन, वी वांट मोर प्रैक्टिस सेशन ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, आप लोग जैसा बोलेंगे हम तो वैसा ही कंप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वी विल कंप्लाई विद यू, हम आपके साथ कंप्लाई करेंगे। कंप्लाई विद इंपॉर्टेंट प्रिपोजिशन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो बस आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल हमारा है कास्ट क्लासेस। ठीक है, ओके। और एग्जाम्स आ रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, तो इंग्लिश के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। हम अगर उसका रिप्लाई नहीं करते हैं पर हम उसको कंसीडर जरूर करते हैं। मैं खुद पर्सनली आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और उसको कंसीडर करता हूँ। हाँ, हो सकता है कि आई वॉन्ट रिप्लाई यू बैक, मैं आपको रिप्लाई ना करूँ, बट स्टिल मैं उसको कंसीडर करता हूँ और कुछ ना कुछ इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, तो बच्चों थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।